फ्रेंड्स, बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए जो सीरीज चल रहा है प्रैक्टिस सेट का, उसके आज तीसरे पार्ट को हम लोग देखने जा रहे हैं। इससे पहले 2 पार्ट हमने देखे हैं और उस वीडियो को जाकर आप लोग पहले देख सकते हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों को शेयर कर दे और लाइक कर दे। तो चलते हैं, आज का सेशन चालू करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी खेती पौधे के प्रत्यारोपण से की जाती है? मकई, सोरधम, प्याज या सोयाबीन? तो इन चारों में प्याज की खेती प्रत्यारोपण विधि से किया जाता है, मतलब उससे पहले हम लोग जमीन में गाड़ते हैं हाथ से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला है, परमाणु बम की खोज किसने की है? ऑटो हान, अल्बर्ट आइंस्टीन, एडिसन या लॉर्ड रदरफोर्ड? तो परमाणु बम की खोज अमेरिका के ऑटो हान ने किया था और इसका प्रथम इस्तेमाल जापान के हिरोशिमा पर कर दिया गया था। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की बात है। डेसिबल किसकी यूनिट है? दूरी की, ध्वनि की, प्रकाश की या ऊष्मा की? तो डेसिबल ध्वनि की यूनिट है। अगला सवाल है कि स्तनपायु में मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जिसे मनुष्य अपनी फसल पैदा कर सकता है, मशीन का आविष्कार कर सकता है और भाषा व कला विकसित कर सकता है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा होता है? ये होता है सेरेब्रम। ऑप्शन ए सही आंसर है। द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रमुखता कौन सी गैस होती है? मतलब जो गैस हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन गैस पाया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? कैल्शियम, सोना, सोडियम, मैग्नीज? तो इसमें सोना मुक्त अवस्था में मिलती है। सवाल नंबर 7 है, पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? स्ट्रोंशियम, सोडियम, गंधक या मैग्नीशियम? तो जब पटाखे हम लोग फोड़ते हैं और उसमें जो चटक रंग, जो लाल रंग होता है, वो स्ट्रोंशियम के कारण होता है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम में आता है भारी जल, सिरके के अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड? तो पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तंबाकू में उपस्थित एल्केलाइड होता है कुनैन, एट्रोपिन, एफ्रेडिन और निकोटीन? तो तंबाकू में उपस्थित एल्केलाइड निकोटीन होता है। ऑप्शन डी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि ये बिल्कुल बिहार पुलिस के पैटर्न अनुसार क्वेश्चन सेट किया गया है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी दोगुनी, आधी, चारगुनी या एक चौथाई? तो हम लोग को पहले ये देखना है कि गतिज ऊर्जा बराबर होता क्या है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर होता क्या है? 1/2 mv स्क्वायर। अगर ये तो कांस्टेंट मान है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको एम भी से समझना है कि अगर पहले हम एम को 1 और भी को 1 माने तो इस हिसाब से गतिज ऊर्जा कितना आएगा? 1। लेकिन कहा गया है कि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए, मतलब कि जो भी है उसे आधा कर दिया जाए,
तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जबकि द्रव्यमान के बारे में कुछ नहीं, यानी कि वो वही रहेगा द्रव्यमान। गतिज ऊर्जा आधा करने का मतलब है कि 1/2 और इसका स्क्वायर, तो 1 गुने 1/4, यानी कि फाइनल क्या आया है 1/4। तो गतिज ऊर्जा का मान 1/4 हो जाएगा और इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है कूलम्ब, नॉटिकल मील, प्रकाश वर्ष या एम्पियर्स। तो किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट प्रकाश वर्ष होता है, मतलब खगोलीय दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या बी.एन. राव। तो भारत के संविधान का निर्माता बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है और इन्हें ही आधुनिक मनु भी कहा जाता है। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो भारत की आत्मा गांव में बसती है, ये महात्मा गांधी की बोला गया बात है या कथन है। अगला सवाल है, गांधी जी द्वारा 1933 में 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था, सर्वोदय, आर्य, टाइम्स ऑफ इंडिया या यंग इंडिया। तो इस समाचार पत्र का नाम था यंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या दादा भाई नौरोजी। तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था और इन्हें ही महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी, जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, कल्पना दत्त या। तो इसमें राजगुरु को फांसी दी गई थी। मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है, आगरा, जयपुर, लाहौर या अहमदाबाद। तो मोती मस्जिद आगरा में स्थित है। अब अंग्रेजी के क्वेश्चन है कि चूज द वन विच अपोजिट द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड अबेंडम। तो अबेंडम का मतलब होता है, यानी कि अपोजिट वाला वो होता है सेफ। दूसरा है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, सेपुलक्रल। क्वेश्चन नंबर 20 है, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड या सेंटेंस, द कंसर्न फॉर द नीड्स एंड फीलिंग अदर्स। तो इसका सही आंसर होगा अल अल्ट रियूजन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है, राजस्थान के अजमेर में, पंजाब के अमृतसर में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में या इनमें से कोई नहीं। तो पुष्कर मेला ये ऊंटों से संबंधित है और ये विश्व का सबसे बड़ा ऊंटों का मेला है जो राजस्थान के अजमेर में लगता है। अगला सवाल है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने किया था, सवाई जयसिंह, महाराणा प्रताप, राजा मानसिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इन जगहों पर जंतर मंतर का निर्माण सवाई राजा जयसिंह ने किया था। अग्नि परीक्षा देना ये हिंदी के क्वेश्चन है और ये मुहावरा है। अग्नि परीक्षा देना, इसका अर्थ क्या होगा कि कठोर तप करना, साहस पूर्वक सामना करना, दृढ़ निश्चय करना या कठिन परिस्थिति में पड़ना। तो इसका सही आंसर होगा कठिन परिस्थिति में पड़ना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
अक्ल का दुश्मन, ये भी हिंदी के मुहावरा ही है। अक्ल का दुश्मन, इसका मतलब क्या होगा? मित्र, शत्रु, महादंडित, महापंडित, महामूर्ख। तो इसका अर्थ होगा महामूर्ख। क्वेश्चन नंबर 25 से 26 तक दिए गए वाक्य में काले छपे शब्द की वर्तनी शुद्ध के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प में शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चुनें। प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है। ये लिखावट गलत है, इसके सही को चुनना है। तो संदर्भ सही अर्थ, ये इसका शुद्ध वर्तनी यही है। दूसरा है सन्यासी निवृत्ति मार्ग को अपनाता है। तो आपको सही सन्यासी वर्तनी को चुनना है। तो सन्यासी इसका सही आंसर ऑप्शन 3 होगा। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक नहरों, जलाशयों, झीलों और सिंचाई सुविधाओं के निर्माण के लिए सुविख्यात है? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक नहरों के लिए विख्यात माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब घटित होती है? 22 दिसंबर को, 21 जून को, 22 सितंबर को या 3 जनवरी को? तो हम लोग देख लेते हैं कि ये पृथ्वी के मार्ग है जो सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो ये सूरज और पृथ्वी का न्यूनतम दूरी होगा और ये अधिकतम दूरी होगा। तो न्यूनतम दूरी होता है 3 जनवरी को और अधिकतम दूरी होता है 4 जुलाई को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 जनवरी। जब 1857 का विद्रोह हुआ, उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, कैनिंग, कर्जन या लॉरेंस? तो उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उस समय भारत का शासक कौन था? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या हुमायूं? तो इस क्वेश्चन को गौर से देखना है। ये पूछा जा रहा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था या स्थापना हुआ था, तो ये हुआ है 1600 ईस्वी में। और उस समय भारत का शासक अकबर थे, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आया तो वो आया था 1608 में और अकबर का मृत्यु हो गया है 1605 में। तो इस समय भारत का शासक जहांगीर थे। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला है कि मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, बिंबिसार या महापद्मनंद? तो मगध का वह शासक जो बुद्ध के समकालीन, वो बिंबिसार था। श्री ए.ओ. ह्यूम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, एक थे क्या? पत्रकार, राजनीतिज्ञ, सिविल कर्मचारी या स्थल सेवा कर्मठ? तो ये थे सिविल कर्मचारी। क्वेश्चन नंबर 33 है द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो वैदिक युग के लोग द्वारा सर्वप्रथम लोहा का इस्तेमाल किया गया था। वैसे वैदिक युग को 2 भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वैदिक और एक उत्तर वैदिक। तो ऋग्वैदिक काल में तांबा ही चल रहा था, मगर वैदिक जो उत्तर वैदिक आया उसमें लोहा है और इसका सही आंसर यहाँ पर लोहा ही होना चाहिए। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? फ्लोरीन, पोटेशियम, सीसा या एल्युमिनियम? तो ये पोटेशियम होगा। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन, स्टाइलिन,
सॉरी, स्टाइटिन, ब्यूटाइन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन, स्टाइटिन, ब्यूटाडाइन या एथिलीन। तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है, यानी दूसरी बहुत मात्रा किसकी है? हीलियम, नियॉन, आर्गन या ऑक्सीजन की। तो सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन 78% और हीलियम 21%, यानी कि दूसरी मात्रा हीलियम की है। सवाल नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। तो एलपीजी का प्रमुख घटक ब्यूटेन होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? जे.एच. गिब्बन, जोनास ई साल्क, रॉबर्ट एडवर्ड्स, जेम्स सिम्पसन। तो ये टीका जोनस ई साल्क ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 39, मीना मार्टा रोग किस कारण से होता है? पारा, सीसा, कैडमियम या जस्ता। तो मीना मार्टा रोग, जिसे मिनी माता रोग भी कहते हैं, यह जल में पारा की मात्रा अधिक होने के कारण हो जाता है। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल को किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है, ऑप्शन डी। सवाल 41, भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? वायुमंडलीय दबाव, केशिका दबाव, मूल दबाव या प्रासरण दबाव। तो ये जल, यानी कि भूमि का जल, मूल रोमों तक कोशिका दबाव के कारण पहुंचता है। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर, पीसीकल्चर या एपीकल्चर। तो यहाँ पर देख लेते हैं। एपी कल्चर है मधुमक्खियों से संबंधित, पीसी कल्चर है मत्स्य पालन से, ठीक है, सेरीकल्चर रेशम कीट से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अब है मैथ। 2.4, 0.36 और 7.2 का HCF यानी कि महत्तम समाप्त क्या होगा, उसे बताना है। तो यहाँ पर 2.4 है, 0.36 और 7.2 है। तो हमें इस पॉइंट वाला में देखना होता है कि पॉइंट के बाद दाहिने साइड सबसे ज़्यादा अंक किस संख्या में है। तो इसमें है पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो सबको 2 डिजिट बनाने के लिए उसमें जितना से गुना करना पड़ेगा। इससे पॉइंट हटाने के लिए हमें 100 से गुना करना है, तो तीनों संख्या में हम 100 से गुना करेंगे। जैसे 2.4 को अगर हम 100 से गुना करते हैं तो ये हो जाता है 240। अगर 0.36 को हम अगर 100 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 36। और अगर 7.2 को हम अगर 100 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 720। तो इसमें महत्तम समाप्त कौन होगा? तो देखना है कि वह कौन सी ये ऑप्शन से सबसे बड़ी संख्या है जो तीनों को काट सकता है, वही महत्तम समाप्त होगा। तो हमें देखना होगा कि 120 दिया गया है, तो 120 से 240 और 720 तो कट सकता है, पर 36 नहीं कटेगा, तो ये नहीं हो सकता है। 12 से, क्योंकि हमको बड़ा नंबर देखना है, तो 120 के बाद ऑप्शन में 12 ही है, तो 12 से ये तीनों कट रहा है, तो इसका आंसर 12 नहीं बल्कि 12, क्योंकि हम ये संख्या 240 और 36 और 720 100 से गुना करके लाए हैं, तो 12 में अब हमें 100 से भागा करना पड़ेगा, और इस प्रकार आंसर हो जाएगा 0.12। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।
अगला सवाल है कि एक बिल में 35% छूट देने पर और 2 बार क्रमबद्ध 20% की छूट देने पर 22 रुपया का अंतर आता है, तो उस बिल की राशि कितनी थी? यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर कोई दुकानदार बोले कि एक ही बार हम 35% छूट दें या 20-20 करके 2 बार छूट दें, तो वो दोनों को जो डिफरेंट होगा वो 22 है। तो हम देख लेते हैं कि एक जगह तो 35 रहेगा और अगर 20-20 का 2 छूट हम देखें, जैसे मान लीजिए अगर 100 में पहले वो 20 कम करेगा तो हमको 80 रुपया लगेगा और 80 का फिर अगर 20 कम होगा तो 8 दूनी 16, मतलब कि अब हमें देना कितना है 64, यानी कि यहाँ से ये छूट कितना पड़ रहा है 36 और वो था 35। तो 36 और 35 में 1 का डिफरेंट है और 1 का मतलब 22, 1 का मतलब है यानी 1 यूनिट का मान दिया गया है 22। तो आपको बताना है कितना यूनिट का मान, 100 यूनिट का मान बताना है। तो 100 से गुना कर देना होगा। अगर 100 से इधर करेंगे तो 2 जीरो इधर भी लगाएंगे इस पर और इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार 2200। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। फिर है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हुए एक व्यक्ति 3 घंटा 45 मिनट तक कुछ दूरी चलता है। यदि वही व्यक्ति साइकिल चलाकर इतना किलोमीटर प्रति यानी 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उतनी ही दूरी तय करे तो उसे उतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो हम अच्छे से जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, और यहाँ चाल दिया है और यहाँ समय, तो पहले ये हम दूरी निकाल लेते हैं। चूँकि बोला गया है कि वही व्यक्ति साइकिल चला करके इतना गति से उसी दूरी को तय करे तो कितना समय लगेगा। तो हम पहले ये बदल लेते हैं कि 4 गुना 3 घंटा 45 मिनट का मतलब क्या होगा कि 45 मिनट को अगर हम घंटा में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 और ये 3 ऐसे लिखेंगे तो इसका हमको भिन्न में बदलना पड़ेगा। 4 12 3 15/4 ये इसका टोटल समय आएगा। मतलब कि 15/4 से इसको हमको गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये आ गया 15 किलोमीटर दूरी। अब इस दूरी को तय किससे करवाना है? 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारे पास 15 है और चाल दिया गया है 16.5, तो समय का मान आ जाएगा। तो ये पॉइंट हटा करके यहाँ पर हम ये जीरो लगा सकते हैं। 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 15 30 और 5 से इसको काटेंगे तो 5 15 हो जाएगा। और हमको नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। 30/33 आया है। 30/33 को हमको मिनट में बदलना पड़ेगा। तो मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा। 3 से काटेंगे तो 20 और 3 से काटेंगे तो 11। ऊपर वाला गुना कर देते हैं, 3 दूना 6, 600/11। तो इसको जब कट करेंगे तो 11 पचे 55, फिर यहाँ से 5 निकला तो 50, 11 चौके 44, फिर यहाँ से 6 निकला तो 60, तो 11 पचे 55, यानी 54.5 इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन बी। अगला सवाल, 3 घंटियाँ क्रमशः 36 सेकंड, 40 सेकंड, 48 सेकंड के अंतराल पर बजती है। एक समय विशेष पर वे एक साथ बजने लगती है, तो वे कितने समय के बाद एक साथ बजने लगेगी यानी दोबारा? तो देखना है एक साथ बजने का मतलब क्या है। जैसे अगर कहा जाए एग्जाम्पल के तौर पर कि एक 2 सेकंड पर बजने वाली घंटी है और एक 3 सेकंड पर बजने वाली है और दोनों अगर एक साथ बजी है तो अगली बार वो कौन बजेगा, कब बजेगा? तो 2 वाला अभी बजी है तो अगला 2 मिनट के बाद बजेगा, फिर चौथा मिनट पर बजेगा और फिर छठा मिनट पर बजेगा। और जो 3 मिनट के अंतराल पर बजती है जो दूसरी घंटी है, तो पहला 3 पर बजेगा और दूसरा 6 पर। तो यही कॉमन देखा जाता है कि दोनों एक समय पर कब आएगा। आप ये 6 दोनों में कब आया है इसको आप देखेंगे कि 3 और 2 का जैसे ही हम एलसीएम निकालते हैं तो ये भी 6 आ जाता है। मतलब हमें 36, 40 और 48 सेकंड का एलसीएम लेना होगा और वही अंतराल होगा। तो हम कर देते हैं इसे। एलसीएम निकालने का सबसे बेहतर तरीका है कि सबसे बड़ा नंबर को पहले तोड़ दें। 12 गुने 4 ये 48 था।
फिर चूंकि अगर 36 को हम तोड़ते हैं तो 36 में 12 गुने 3 होता है और 12 हमारे पास पहले से मौजूद है, तो सिर्फ 3 हम लगा देंगे तो 36 भी इसमें ऐड हो जाएगा। और 40 को ऐड करने के लिए हमारे पास 12 में एक 2 है और ये 4 है, तो 4 दूने 8, हमें एक सिर्फ 5 की ज़रूरत है। ये हमारा हो गया एलसीएम। चूंकि आंसर हमें सेकंड में नहीं बल्कि मिनट में है, तो हम यहीं से मिनट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, 60 से भागा दे देते हैं। चूंकि हमें गुना करके फिर काटना ही है, तो इससे बेहतर पहले ही हम भागा दे रहे हैं। तो 60 को काटने के लिए 12 पचे 60, ये कट जाएगा, बचेगा कितना, 4 12 मिनट, और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 12 मिनट। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखेंगे, हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है कि ए ने अपनी रेडियो 80 रुपया में 10% हानि पर बेची, तो रेडियो का लागत मूल्य क्या है। यहाँ पर देखना है कि 10% हानि का मतलब क्या है। किसी भी चीज़ का अपने आप में दाम पहले होता है 100%। अगर वो 10% हानि पर बेचा है, मतलब कि वो अब दाम कितना ले रहा है, 90%। और यही 90 का मान दिया हुआ है कि उसने कितना पैसा लिया है, 180। तो अगर हम इसको 9 से कट कर दें तो यहाँ बच जाएगा 10% और इधर हो जाएगा 20। अगर 10% 20 है तो 100% कितना है, क्योंकि इसका सीपी 100 था, तो 10 से इधर गुना करते हैं और 10 से इधर भी गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 200। मतलब इसका क्रयमूल्य हो जाएगा 200, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। √2 माइनस 1/√2 का सरलीकृत मान होगा, तो बना देते हैं। √2 माइनस 1/√2, इसके नीचे भी एक छिपा होगा, तो क्रॉस गुना कर देते हैं। जैसे ही क्रॉस गुना करेंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर -1 हो जाएगा और बटा में √2 रहेगा। तो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 - 1 बटा √2, तो 1 बटा √2 आ रहा है। या √2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 1/2। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आया है 1/√2, 1/√2 आया है, तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/2 के पावर 1/2। तो अगर इसे हम नीचे से ऊपर ले जाना चाहें तो इसका पावर क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, और इसका 2 के पावर -1/2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर इस टाइप का कोई आंसर नहीं है। तो आंसर इसका राइट ये होगा, इसमें कोई टिक लगाना सही नहीं है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। यदि 5 व्यक्ति 120 चादर 15 दिन में बनाते हैं, तो 14 व्यक्ति 5 दिनों में कितने चादर बनाएंगे। यहाँ पर देखना है कि ये काम करके उत्पादन क्या कर रहे हैं। तो उत्पादन कर रहे हैं 120 चादर, तो जो चीज़ उत्पादन होगा उसको नीचे रखना है, 120 चादर को नीचे रखना है। लगे थे कितना, 5 व्यक्ति, और काम कितना दिन किए हैं, 15 दिन तक। और बराबर में फिर वही चीज़ करना है, इधर 14 व्यक्ति से करवाना है कितना दिन तक, 5 दिन तक। और ये कितना उत्पादन करेंगे, तो 1 उत्पादन करेंगे, 5 से ये 5 कट जाएगा, और 15 8 20 से होता है। और ये जब क्रॉस गुना होगा तो x का मान आ जाएगा कितना, 8 चौके 32 और 8 और 3 11, यानी कि इसका राइट आंसर 112 होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, 81 तक सभी विषम संख्याओं का औसत निकालें। तो औसत निकालने का सीधा तरीका है कि हम पहला और आखिरी विषम को ढूंढ लें। तो हम जानते हैं कि पहला विषम संख्या 1 होगा, दूसरा है 3, और इस तरीके से अंतिम होगा 81। तो औसत का सीधा ही रूल है कि अंतिम प्लस पहला बटा 2, मतलब 82/2 कट करके हो जाएगा 41। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। तो ये 50 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी देख लिया, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये
क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर कर दें और इस सेशन से बने रहें, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। शुक्रिया।